हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में अपन चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि अपने पास क्लास 9th का डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिजिक्स का अपने पास चैप्टर है ये, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन का मतलब पता है अपन को कि मोशन का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या फिर अपनी पोजीशन वो चेंज कर रहा है। तो लीनियर मोशन क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा अपने रास्ते पे जा रहा है तो वो चीज क्या होगी अपने पास? लीनियर मोशन, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि चार एग्जांपल्स, चिल्ड्रन इन अ स्विमिंग रेस। तो ये जो बच्चे हैं ये अपने अपने पाथ पे क्या जाएंगे? एकदम सीधे सीधे जाएंगे। कार है, ये भी एकदम सीधे सीधे यहां पे जा रही है। बास्केटबॉल है, ये ऊपर से एकदम नीचे आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो सीधी सी बात है वो किस में होगा? लीनियर मोशन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। या फिर एक रेलवे ट्रैक है जहां पर जो ट्रेन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आगे जा रही है। डिस्क्राइबिंग पोजिशन। To describe the position of the object, it is necessary to choose a fixed point called reference point. तो भाई अगर आपको किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट पहले मालूम होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक फिक्स पॉइंट। जैसे कि एक ट्रैक के अंदर जीरो अपन क्या मान लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट कि यहां से एक बॉय कहां पहुंचा? बी पर पहुंचा, यानी कि 40 मीटर पर पहुंचा। तो जब यह बॉय जीरो से बी पर आएगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 40 मीटर। तो ये 40 मीटर अपन ने किसके रेस्पेक्ट में बात की है? इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन ने बात कही है कि इस रेफरेंस पॉइंट से 40 मीटर दूर है। We need the distance and direction of the object with respect to the reference point for describing the position of the object। कि अपन को अगर पोजीशन बतानी है तो उसके लिए अपन को डिस्टेंस चाहिए, जो अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं 40 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का भी रोल है। जैसे कि मान लो कि अपन ऐसे बोले, मान लो ये बॉय जीरो पे है और मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो बॉय है ये 20 मीटर चला है, ये 20 मीटर चला है। तो वो 20 मीटर कौन सा हो सकता है? क्या वो ये वाला 20 मीटर है या फिर ये वाला 20 मीटर? तो यानी कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्शन के बिना इनकम्प्लीट लग रही है कि ये 20 मीटर चला है, ठीक बात है, लेकिन कहाँ पे गया? ये आगे गया या फिर पीछे गया? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो बॉय है ये प्लस 20 मीटर चला है, तो प्लस का 20 मीटर मतलब कि यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा है, क्योंकि प्लस का 20 मीटर ये है और माइनस का 20 मीटर ये है। अपन ये मान सकते हैं कि जो भी चीजें अपन राइट साइड में मेजर कर रहे हैं वो सारी पॉजिटिव में मान लो, और लेफ्ट साइड में जो भी मेजर करोगे वो नेगेटिव मान लो। ठीक है? तो यानी कि अगर अपन को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता लगाना है तो पहले तो अपन को रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए, और उसके बाद डिस्टेंस जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एक डायरेक्शन भी उसकी अपन को पता होनी चाहिए। मोशन और रेस्ट। तो मोशन का मतलब ये कि जैसे अपने पास एक फिक्स पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है, मान लो एक फिक्स पॉइंट है, ये एक पोल है, एक बॉय यहां पे खड़ा है, तो इसकी पोजीशन अभी अलग है बॉय के। पोल है अपनी जगह पे है, बॉय है ये भी अपनी जगह पे है, तो दोनों ही अभी रुके हुए हैं, दोनों ही अभी अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं। मतलब ये कैसे अभी रेस्ट पे हैं। रेस्ट का मतलब
द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ इस बॉय की जो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अगर ये बॉय यहीं खड़ा है तो टाइम तो अपने अकॉर्डिंग आगे चलता रहेगा, लेकिन इस बॉय की पोजीशन चेंज होगी क्या? अगर ये यहीं खड़ा है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यानी कि अभी किस पे है? रेस्ट पे है, कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये बॉय यहां से चल के यहां पे आ गया तो अब इस बॉय की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले ये यहां पे था, अब ये यहां पे है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे कि अपन कि वो किस में है? मोशन में है। वहीं अगर अपन मोशन की बात करें तो ये पोल है जो कि रेफरेंस पॉइंट है, ये बॉय है। अगर बॉय इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहीं मूव कर रहा है, मान लो ये बॉय इधर आ गया, इधर आ गया या इधर आ गया, तो अब क्या है? टाइम के साथ साथ इस बॉय की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले बॉय यहाँ पे था, फिर ये बॉय घूम फिर के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो यानी कि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में। टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट पे है, और पोजीशन चेंज हो रही है तो किस में होगा? मोशन में। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। या फिर और भी इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक घर है, हाउस है, एक जना यहां से एक बॉय यहां से मार्केट जा रहा है, तो ये तो किस पोजीशन में है? ये तो किस में है? रेस्ट पे है, ये यही रुका रहेगा। लेकिन जो बॉय है, तो अपन इसमें मान लेते हैं ये क्या है? अपने पास एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। तो बॉय की जो पोजीशन है जब ये मार्केट जाएगा तो इस बॉय की जो पोजीशन है वो इस हाउस के रेस्पेक्ट में बार बार चेंज होती रहेगी। बॉय कभी यहाँ पे आएगा तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, बॉय यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यानी कि अब ये बॉय किस में है? मोशन में है। यानी कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होना एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फिजिकल क्वांटिटीज का अपन को मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, यानी कि ऐसी चीजें जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। जो भी चीजों को अपन मेजर कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि लेंथ हो गई, टाइम हो गया या टेम्परेचर हो गया। अब लेंथ अपन किस में मेजर करते हैं? जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। टाइम 2 सेकेंड या फिर 5 मिनट्स या फिर 1 आवर, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनको दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है इसका पता अपन कैसे लगाएंगे? तो स्केलर क्वांटिटीज वो होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल
वैल्यू, कोई ना कोई नंबर होगा, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं टाइम बताऊं, जैसे कि मान लो 10 मिनट्स, ये मैंने टाइम बताया, तो इसके साथ मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। या फिर मैं अगर मान लो डिस्टेंस बताता हूं कि मैं जो हूं 5 किलोमीटर अपने घर से दूर हूं, डायरेक्शन बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही। तो जिन क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको अपन बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, उनको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स, मान लो आपके पास एक टेबल है, और इस टेबल को यहां पे एक बॉल है, यहां तक इसको सरकाना है, तो सीधी सी बात है आप फोर्स लगाओगे। अब फोर्स लगाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आप यहां से भी फोर्स लगा सकते हो, या फिर इधर से भी फोर्स लगा सकते हो, मतलब धक्का दे सकते हो, या फिर अपन इधर वाले डायरेक्शन से नीचे की तरफ इसको फोर्स दे सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ अपन फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को इस टेबल को इस वॉल के पास में लाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं जब इधर से फोर्स लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तभी टेबल उधर दीवार के पास जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। मैं अगर इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये टेबल क्या उधर जाएगी क्या दीवार के पास? नहीं जाएगी। तो यानी कि फोर्स जो अपन लगा रहे हैं उसके लिए अपन को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाएंगे। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करती है, उनको अपन बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। चैप्टर में जैसे जैसे अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैसे वैसे अपन उन चीजों को स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते जाएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉय है, वो ए से गया बी पर, और बी से गया फिर वो सी पर। ये 4 मीटर और ये पूरा 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे? 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। यानी कि डिस्टेंस का मतलब यह है कि जिस भी रास्ते पर ऑब्जेक्ट गया है, जिस भी पाथ को ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है, उस पूरे की लेंथ, ये और ये पूरा जो जहां पे ऑब्जेक्ट गया हुआ है वो उसकी डिस्टेंस होगी। या फिर फोर मीटर और 3 मीटर। अब डिस्टेंस कितना होगा? अभी भी डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी पर गया और बी से यहां पे गया सी पर गया। अभी भी पाथ की जो डिस्टेंस है, पाथ की जो लेंथ है, वो कितनी है? 4 और 3 यानी कि 7 मीटर। अब देखो, इस डिस्टेंस वाले केस के अंदर अपन ने डायरेक्शन चेंज की। ऑब्जेक्ट पहले ए से बी पे गया, फिर बी से ऊपर की तरफ सी पे गया, जबकि इस वाले केस के अंदर ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक एकदम सीधा सीधा गया और बी से सी पर भी एकदम सीधा गया। यानी कि यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन चेंज कर दी और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो डायरेक्शन चेंज करने से या फिर ना करने से क्या डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई क्या? दोनों ही केस के अंदर कितना आया? 7 आया, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हुई।
इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। यानी कि कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो होंगी स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यूजुअली मेजर इन मीटर, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होगी मीटर। वहीं अगर अपन डिस्प्लेसमेंट को अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहीं अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक शॉर्टकट लेंथ है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ए से पहुंचा बी पर और बी से पहुंचा सी पर, वही सेम वैल्यू है 4 मीटर और 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, एकदम लास्ट वाला पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सीधी सीधी दूरी, वो क्या होगी अपने लिए? डिस्प्लेसमेंट होगी। वो अपने लिए क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ इट्स डायरेक्शन, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यहां पर इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्टेंस तो इस वाले केस में आया था 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा चेक करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये चीज निकालने के लिए, तो ये तो क्या है अपने पास? बेस, ये परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूज। तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है, जो h का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस जो परपेंडिकुलर है इसके स्क्वायर के। तो बेस कितना दे रखा है अपन को? 4 मीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 16 प्लस 9, ये हो गया h स्क्वायर, यानी कि h कितना आ जाएगा अपने पास? √25, और 25 का √5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया अपने पास? 5 मीटर। तो डिस्टेंस आ रही है इस वाले केस के अंदर 7 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसी केस के अंदर कितनी आ रही है? 5 मीटर, क्योंकि ये चीज क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि देखो, अब इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? सेम एग्जांपल से अपन लेके चल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा अपने पास? कितना आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एकदम सीधे जाके सी पे रुक रहा है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है? कुछ ही नहीं है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहां से? वो ही 4 और 3 7 मीटर, 7 मीटर, क्योंकि
7 मीटर। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक सीधी सीधी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों की दोनों इक्वल होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, और वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में। डायरेक्शन सिंगल होनी चाहिए, ये नहीं कि आगे जाके वापस से पीछे आ गया, पीछे आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई 4 और 3 वैल्यूज सेम है, 4 और 3 वैल्यूज सेम है, लेकिन आंसर क्या आया दोनों जगह अलग अलग। तो इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज होते ही, यहाँ पे ऊपर जा रहा था वहां पे सीधा जा रहा है, डायरेक्शन चेंज होते ही आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां से पहुंचा ऊपर 5 मीटर, ये 7 मीटर, ये 5 मीटर और यहां से वापस 8। तो ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना स्टार्ट किया, ए से पहुंचा बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से वापस ए पर आ गया और यहीं पर आके वापस से रुक गया। तो इस एग्जांपल के अंदर डिस्टेंस कितनी है, इस एग्जांपल में डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस होगी इसके अंदर 5 + 7 + 5 और अगेन 7 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल इसके अंदर, तो ये 5 और 5 10 और ये 7 और 7 14, यानी कि 24 मीटर। ये तो हो गए अपने पास डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी यही है। ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस एक ही पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, 0। अगर ऑब्जेक्ट कितना ही घूम फिर कर वापस उसी जगह पे आके रुक रहा है तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कितना ही घूम फिर के, कैसे भी घूम फिर के वापस अगर यहीं आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही है, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है। क्लियर है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आते हैं भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो एक तो इनकी डेफिनेशन हो जाएंगी, दूसरा स्केलर ऑफ वेक्टर हो जाएगा, तीसरा ये हमेशा पॉजिटिव, जबकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पॉसिबल है। डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकते। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये अपन ने देखा है, यहां पे अपन ने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसका, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक पार्क है मान लो गोल सा, और ये पॉइंट ए है जहां से कोई भी एक बॉय है वो रनिंग स्टार्ट कर रहा है और पूरा सर्कल कंप्लीट कर कर वापस ए पर आ रहा है, और इसकी रेडियस तुम्हारे को दे रखी है वो है आर। रेडियस क्या है इसकी, आर है।
अब तुम्हारे को ये पता लगाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉय है, इसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी है और इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पता ये लगाना है कि इसके अंदर डिस्टेंस कितनी कवर हुई है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्टेंस क्या होगी कि ये जो अपने पास पूरा सर्कल है, अगर इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस मेरे को पता हो तो मैं इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये ही क्या होगी, अपनी डिस्टेंस होगी। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 πr। तो डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 2 πr। अगर r की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखी है, मान लो r की वैल्यू आपको दे रखी है 14 मीटर, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, केवल 2 × 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, मान लो 14 दे रखी है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, ये 88 मीटर। तो डिस्टेंस 88 मीटर। और अगर r की वैल्यू नहीं दे रखी तो आंसर क्या होगा, 2πr ही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है इस वाले केस के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से यहां तक की रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और सर्कल कंप्लीट करके वापस भी ऑब्जेक्ट यहीं आया है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों चीजें सेम है। तो दोनों ही पॉइंट अगर एक ही जगह है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अब 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो ये तो पूरा सर्कल था, एक हेमी सर्कल है कि ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से रनिंग स्टार्ट की और बी वाले पॉइंट पर जाके रनिंग कंप्लीट की, हेमी सर्कल है और रेडियस इसकी दे रखी है r। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कितनी कितनी है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो पूरे सर्कल की डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 2πr, क्योंकि सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। तो आधे की कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी सरकमफेरेंस, यानी कि 2πr का हाफ कर लो, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, केवल πr। अगर r की कोई वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को तो वहां पे पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए से लेकर बी तक की सीधी सीधी डिस्टेंस ये कितनी है, ये हो जाएगी अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो ए से लेकर ओ क्या है, ये आर है, तो यहां से लेकर यहां तक बी तक ये भी चीज क्या होगी, रेडियस ही तो होगी, यानी कि आर ही होगी। तो यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक भी आर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर और आर 2r कंप्लीट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट। बुक का एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओ से ऑब्जेक्ट ओ से पहले गया पॉइंट ए पर, फिर उसके बाद ए से आया पॉइंट बी पर। तो इस वाले केस के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, ये दोनों चीजें अपन को फाइंड करनी है। तो जब ऑब्जेक्ट ओ से ए पे जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर, और ए से वापस बी पर आएगा तो डिस्टेंस हो जाएगी अब 100 प्लस ये 20, 40 और ये 60, तो टोटल हो जाएगा ये 160 मीटर। तो डिस्टेंस तो क्या है इस वाले केस के अंदर, 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट
इनिशियल पॉइंट और ये बी क्या है अपना फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है अपने पास, ओनली 40 मीटर। क्लियर, सिंपल सा एग्जांपल था। आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब स्पीड के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। जैसे कि मैंने बोली कि स्पीड अपनी है कि मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक घंटे में 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, कि अपन ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है। सपोज कि ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। और डिस्टेंस कवर हुई 75 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, डिस्टेंस कितनी है 75 और टाइम कितना हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। एक और कंडीशन लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, इसको टाइम लगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड में इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर ऑब्जेक्ट बी से लेकर सी पर गया, इसमें भी 2 सेकेंड का टाइम लगा और डिस्टेंस कवर हुई इस वक्त 8 मीटर। फिर बी से लेकर सी से लेकर डी तक जाने में इसको टाइम लगा वापस से 2 सेकेंड और इसने डिस्टेंस कवर की आपके बाद 12 मीटर। तो अगर अपन इस फर्स्ट वाले केस में अगर अपन ए से लेकर बी तक की स्पीड निकालें तो यहां पे स्पीड कितनी आ रही है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 और टाइम कितना है 2, यानी कि आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस वाले केस में स्पीड कितनी आई, तो डिस्टेंस है 8 और टाइम है 2, तो 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। और इस वाले केस के अंदर स्पीड कितनी आएगी 12/2, डिस्टेंस 12, टाइम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों ही केस के अंदर अपने पास स्पीड आ गई। अब मैं ऐसा बोलूं कि ए से लेकर डी तक की स्पीड क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ए से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी होगी। जैसे कि तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि एवरेज स्पीड हो जाएगी अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी रखी है इस वाले केस के अंदर, 10 + 8 + 12, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितना लगा ए से लेकर डी तक के में 2 और 2 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 30/6, तो मतलब हो गया 5 मीटर
पर सेकेंड। तो ये क्या है, अपनी एवरेज स्पीड है। अब जैसे कि आपने एक ट्रिप प्लान किया कि आपको जाना है 200 किलोमीटर, कहीं पे जाना है, तो आप लोग ऐसी बातें करेंगे कि हाँ भाई, कि अगर अपनी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर हार्स होती है तो अपन को 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम लग जाएगा कि लगभग 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में आप ये डिस्टेंस पूरी कवर कर लोगे। तो जरूरी नहीं है कि अपनी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर हार्स ही रहे हमेशा। हो सकता है कभी अपनी गाड़ी तेज चलेगी, कभी अपनी गाड़ी धीरे चलेगी, कभी अपन को रुकना भी होगा, कोई नाश्ता पानी करने भी रुकना होगा। तो कुल मिला के अपनी गाड़ी की स्पीड कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी। लेकिन अपन ने जो यहाँ पे स्पीड बताई कि गाड़ी की स्पीड अगर अपन इतनी रखते हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि अपन ने कौन सी स्पीड बताई है, एवरेज स्पीड बताई है। तो एवरेज स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम के अंदर अपन कवर कर रहे हैं, इट्स स्पीड में वेरी ड्यूरिंग मोशन, तो इसकी स्पीड बार बार चेंज होगी। इन सच केस वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, एवरेज स्पीड ऑल्सो हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। और डायरेक्शन से लेना देना नहीं है मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। जो चीजें एवरेज स्पीड की है वो ही सेम चीजें एवरेज वेलोसिटी में भी है, बस वहां पे अपन बात करते थे डिस्टेंस की, यहां पे डिस्टेंस के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, केवल डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। बस स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है, इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो इस वजह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। एवरेज स्पीड के अंदर अपन यहां पे बात करते हैं डिस्टेंस की, और एवरेज वेलोसिटी में अपन यहां पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि वेलोसिटी के अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, बाकी कोई इसके चेंजेस नहीं है। दोनों को अपन एक ही मान के चल सकते हैं अभी के लिए। हाँ, एक और चीज, एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो, दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड। देखो फॉर्मूले के अंदर यहां पे चाहे इससे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ हो या डिस्टेंस लिखा हुआ हो, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसकी और। एग्जाम्पल 4.2, Sarang takes 50 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool. Showing figure 4.7, find its average speed and average velocity within the time interval of 50 सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि सारंग जो है वो 50 सेकेंड के अंदर, सारंग 50 सेकेंड के अंदर एक एंड से स्विमिंग स्टार्ट करता है, सीधा सीधा आगे जाता है और वापस से इधर टच होकर दूसरे एंड पे वापस से टच होकर वापस से पहले वाले एंड पे पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारंग यहां से तैरना स्टार्ट करता है और दूसरे एंड पे जाता है और यहां से वापस से अपने पहले वाले एंड पर आ जाएगा। तो इसके अंदर इसको टाइम लगा 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कितनी है
या टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 25 जाना, क्योंकि इस पूरे की लेंथ दे रखी है आपको 25 मीटर। तो 25 जाना और 25 आना, तो 50 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर की 50 मीटर। तो एवरेज स्पीड ये फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस अपने पास 50 मीटर अपॉन टोटल टाइम है 50 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आ गई अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर, ये इंटरेस्टिंग है कि भाई यहां से इसने स्विमिंग स्टार्ट की, दूसरे एंड पे गया, यहां पे टच होकर वापस से उसी एंड पे आ गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी अब क्या हो जाएगी 0। 0/50, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ऐसे अपन एग्जांपल पीछे भी किए थे। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ in 3 hours. Afterwards you drive 200 kilometer south in 2 hours. Find the average speed and average velocity for the entire trip. कि भाई आप एक पॉइंट से, आप अपने घर से नॉर्थ गए, कितना 200 किलोमीटर, कितने टाइम में 3 आवर्स में, और वापस से कहां पे आए, उसी पॉइंट पे आए, साउथ पे आए, कितनी डिस्टेंस हो गई वापस से 200 किलोमीटर। टाइम कितना लगा आने में 2 आवर्स, जाने में 3 घंटे लगे, आने में 2 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है इस वाले केस के लिए। जहां से गया वो 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ और वापस से आ गया 200 किलोमीटर साउथ की तरफ, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर वापस आना। तो ये हो गया आपके पास 400 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा 3 आवर्स जाना और 2 आवर्स वापस आना, यानी कि 5 आवर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, 0। तो 80 किलोमीटर पर आवर्स, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस वाले केस के अंदर भी 0 है भाई। यहां से वो 200 किलोमीटर नॉर्थ गया, वापस से 200 किलोमीटर साउथ आ गया, उसी जगह पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही।
तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा इस बार भी 0 अपॉन टाइम कितना है, उससे मतलब ही नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अभी भी 0। क्लियर। अब अभी तो अपने पास एवरेज स्पीड की वैल्यू किस में आई है, किलोमीटर अपॉन आवर्स में आई है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि आपको इस किलोमीटर पर हार्स को, इस किलोमीटर पर हार्स, अब मान लो क्वेश्चन में आपको, अभी तो अपने पास जो आंसर आया है वो आया है किलोमीटर अपॉन आवर्स में, लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको जो एवरेज स्पीड निकालनी है या फिर जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वो निकालनी है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इस किलोमीटर पर हार्स को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो कभी भी अगर अपन को किलोमीटर पर हार्स को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए अपन को हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर अपन इसको 80 को मल्टीप्लाई करें 5/18 से, तो अब जो अपने पास आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रख सकते हो कि सीधा सीधा किलोमीटर पर हार्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे उसको 1000 से, मीटर में हो जाएगा, और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट मेथड काम लेते हैं, सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब अपन क्या समझते हैं कि भाई जैसे मान लो भाई आप गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका दोस्त बोलता है भाई क्या ही गाड़ी चला रहा है, बढ़ा स्पीड बढ़ा भाई, स्पीड बढ़ा। तो आपने क्या किया, अब इसकी स्पीड बढ़ा के कर दी, मान लो आपने कर दी 90 किलोमीटर पर हार। ये स्पीड आपने चेंज कर दी, पहले गाड़ी आपकी चल रही थी 50 पर, अब कितने पे कर दिया आपने, आपके दोस्त के कहने पर 90 किलोमीटर पर हार पे कर दी। तो ये जो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड जो बढ़ रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड बढ़ना या फिर कम होना। तो एक्सेलरेशन को अपन कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। दोनों चीजें सेम है, दोनों ही चीजें सेम है कि भाई टाइम के साथ साथ जो स्पीड चेंज हो रही है वो चीज क्या है अपने लिए, एक्सेलरेशन है। और इसी को बुक के अंदर अलग लैंग्वेज में दे रखा है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ the average acceleration of an object over a time interval is the change in its velocity divided by the time interval। यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखें, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर अपनी स्पीड ये थी यानी कि वेलोसिटी ये थी, तो इसको मैं बोल देता हूं इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में मेरी स्पीड इतनी थी, वेलोसिटी इतनी थी, और बाद में कितनी हो गई 90 हो गई, तो इसको मैं लिख देता हूं फाइनल
वेलोसिटी की, लास्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर हावर हो गई। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि मेरी गाड़ी की स्पीड के अंदर कितना चेंज आया है, मेरी क्या, तुम्हारे दोस्त की, भाई तुम्हारी दोस्त की गाड़ी की स्पीड में कितना चेंज आया है, तो तुम क्या करोगे, 90 माइनस 50 करोगे, क्या करोगे, 90 माइनस 50 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि गाड़ी की स्पीड में चेंज कितना आया, 40 किलोमीटर पर हावर आया। यानी कि तुमने चेंज कैसे निकाला, स्पीड में चेंज को कैसे निकाला, कि फाइनल फाइनल जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको माइनस किया, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया। तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल यानी कि जो भी अपनी स्पीड को 50 से 90 तक करने में जितना भी टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, अपना टाइम इंटरवल। मान लो यहाँ पे टाइम होगा t1, कुछ भी टाइम होगा t1, और यहाँ पे मान लो टाइम होगा कुछ भी t2, बाद में जो भी टाइम हो रहा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी को शॉर्ट में लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को शॉर्ट में लिखते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को शॉर्ट में लिखेंगे अपन u से। इनिशियल वेलोसिटी को अपन लिखेंगे u से, और टाइम इंटरवल हो जाएगा, और टाइम इंटरवल ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब एक्सेलरेशन को लिखेंगे अपन a से, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस t1, कि इन दोनों के बीच का टाइम वो क्या हो जाएगा अपना t2 माइनस t1। तो ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब जो एक्सेलरेशन है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसके फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी टर्म आ रही है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है एक, ये भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो एसआई यूनिट होगी इसकी, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम इंटरवल नीचे क्या है, टाइम इंटरवल, तो टाइम की यूनिट भी आएगी इसके अंदर, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यानी कि इस पूरे की यूनिट क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। भाई यूनिट्स को ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यानी कि जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है तो उसी से इसकी यूनिट्स बना सकते हो। जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट तुम्हारे को पता है, पीछे पढ़ के आए हो, मीटर अपॉन सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी के अलावा नीचे टाइम भी है, तो टाइम पीरियड और लिख दो क्या है, सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। A bus accelerates uniformly from 36 km/h to 54 km/h in 10 seconds. Calculate acceleration. तो 36 किलोमीटर पर हावर से कितनी हो गई स्पीड, 54 किलोमीटर पर हावर, स्पीड बढ़ गई 10 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो क्या क्या दे रखा है भाई, v दे रखा है, तो u दे रखा है अपन को, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर हावर, और v दे रखा है आपको 54 किलोमीटर पर हावर, और टाइम दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है आपको 10 सेकंड। 10 सेकंड जो है वो टाइम इंटरवल है। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसकी यूनिट्स को सेट करना पड़ेगा। टाइम की यूनिट
एस आई है, टाइम की जो यूनिट दे रखी है वो एस आई यूनिट दे रखी है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, एस आई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 36 किससे मल्टीप्लाई कर दें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, अभी पढ़ा था अपन ने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, तो ये तो आ गया अपना u। ऐसे ही v 54 मल्टीप्लाई 5/18, ये हो जाएगा बन जा, और जीजा 54, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया अपने पास v। तो a होता है अपने पास v माइनस यू अपॉन जो भी टाइम इंटरवल है, अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा टाइम इंटरवल दे रखा है t2 माइनस t1 दे रखा है, v कितना है अपने पास, v है 15 माइनस u कितना है 10 अपॉन t2 माइनस t1, ये अपन को दे रखा है टाइम कितना 10 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस, ये आ जाएगा 5/10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 54 km per hour in 1 minute, find its acceleration। तो देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर वो चलना स्टार्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में अपन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, क्योंकि अगर वो चीज रुकी हुई है तो उसमें कोई स्पीड होगी ही नहीं, या फिर अगर वो चलना स्टार्ट कर रही है तब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या माननी है, जीरो माननी है। और अगर कोई चीज लास्ट में जाके रुक रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में जाके रुक रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो, रुक जाएगा तब भी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लास्ट में जीरो हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 54 किलोमीटर पर हावर, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर हावर, और टाइम इंटरवल अपन को दे रखा है 1 मिनट। इसको हटाते हैं, और एक्सेलरेशन अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके यूनिट्स को टिक करेंगे, यहाँ पे ये मिनट्स के अंदर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, एस आई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ये किलोमीटर पर हावर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, दोनों को ही अपन को एस आई यूनिट के अंदर रखना है। तो फॉर्मूला है अपने पास a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, टाइम यानी कि टाइम इंटरवल लेके चल रहे हैं अपन को, जो दे रखा है 1 मिनट। अब देखो जो 1 मिनट है वो सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, और 54 किलोमीटर पर हावर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 5/18, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, ऊपर भी गया हुआ इसको सॉल्व, तो ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v है अपने पास, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, कितना आया 10 माइनस
यू कितना है 0 और टाइम दिया हुआ है अपन को 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो ए आ जाएगा अपने पास 10/60 यानी कि 1/6 और ये हो जाएगा अपने लगभग, तो ये 0.16 के समथिंग अपना आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यूनिट्स का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है अपन को, है ना। एग्जाम्पल 4.3, a bus is moving on a long state highway with a velocity of 36 km per hour. The driver press the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of bus increases to 54 km per hour. यानी कि जो बस है वो हाईवे पर चल रही है और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर और बाद में जब गाड़ी को एक्सेलरेट किया गया तो बाद में इसकी स्पीड हो गई 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा इसमें, टाइम इंटरवल दे रखा है 10 सेकेंड। The bus moves at constant velocity. Then the driver notices an obstacle on the road ahead and press the brake. The bus comes to the stop in a time interval of 5 seconds. Find average acceleration in two intervals of time. First, when the accelerator was pressed, and second, when the brakes were pressed. कि भाई पहले तो चलो ठीक है गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और 36 से 54 हो गई 10 सेकंड के अंदर और बाद में इसको बस को इसने धीरे कर लिया, लास्ट में रोक लिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि लास्ट में जाके क्या हो रही है बस रुक रही है, तो 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम लगा बस को रुकने के अंदर, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो अब यहां पर दो केस है। तो फर्स्ट केस जब गाड़ी को अपन ने एक्सेलरेट किया उस वक्त एक्सेलरेशन कितना आया, और सेकंड केस जब गाड़ी को अपन ने रोका ब्रेक अप्लाई किए उस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना आया। ये दोनों चीज अपन को फाइंड करनी है। अब देखो इस वाले केस में जो u है वो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर और v दे रखा है, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल दे रखा है 10 सेकेंड और a अपन को फाइंड करना है। और इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 54 और फाइनल क्या हो जाएगी 0। तो u है इसके अंदर 54 किलोमीटर पर आवर और v है अपने पास 0 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल 5 सेकेंड और एक्सेलरेशन अपन को इसके अंदर फाइंड करना है। अब पहले इन यूनिट्स को टेक करेंगे। टाइम SI यूनिट के अंदर दिया हुआ है लेकिन ये दोनों SI यूनिट के अंदर नहीं है, तो इसको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा ये 36 मल्टीप्लाई 5/18, तो 1 जा और ये 2 जा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, वन जा और ये 2 जा, 5 2 जा 10, तो यू तो आ जाएगा अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास u। और ये कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 जा और ये 18 3 जा, तो ये आ जाएगा अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास v। तो फॉर्मूला है अपने पास a = v - u/r।
टी। v है अपने पास 15 माइनस u है अपने पास 10 अपॉन टाइम इंटरवल हो गया अपने पास 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया जब गाड़ी को अपन ने एक्सेलरेट किया, तब एक्सेलरेशन अपने पास आ गया। और जब ब्रेक्स लगाए तब क्या होगा, तो इसको भी किलोमीटर पर हावर है, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो सेम जैसे इधर अपन ने किया उतने आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। टाइम सही दिया भाई है, तो a इज टू v माइनस यू अपॉन टी। v 0 है, 15 अपॉन टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा -15 अपॉन 5 यानी कि माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में स्पीड बढ़ रही है, और इस वाले केस के अंदर सेकंड वाले केस में 54 से स्पीड कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। क्लियर? आई होप कि दिख रहा होगा ये वीडियो के अंदर डायग्राम। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर 0 मीटर पे है, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस दी हुई है कि ऊपर से नीचे कितना आया है। अब इस वाले केस में स्टार्टिंग में टाइम दिया हुआ है कि 0 सेकंड में बॉल की इनिशियल स्पीड क्या है, फर्स्ट सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है, सेकंड 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या है, 3 सेकंड पर, और 4 सेकंड पर जब वो ग्राउंड पे टच होने वाला है उस वक्त इसकी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी है वो क्या है। ये सारी चीज अपन को दी हुई है, और क्वेश्चन में पूछा है कि 0 से 1 सेकंड के बीच में जो a है वो कितना होगा, 1 से 2 सेकंड के बीच में जो a आएगा वो कितना है, 2 से 3 सेकंड यहाँ पर a कितना आएगा, और 3 से 4 सेकंड यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी। तो हर टाइम इंटरवल के अंदर इसकी अपन को एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 सेकंड के बीच में, 3 से 4 सेकंड के बीच में a की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये चेक करना है कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो सबके अंदर कांस्टेंट आ रहा है क्या, ये अपन को चेक करना है। तो फर्स्ट वाला केस लेते हैं अपन, फॉर टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड के लिए पहले a की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो इसके लिए आपको a इज टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इस वाले केस के लिए v क्या होगा और u क्या होगा, देखो 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, और 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो u की जगह 0। टाइम इंटरवल कितना है 1 से 0 यानी कि 1 आएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाला केस फॉर टाइम इंटरवल 0 to टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड। अब केस कौन सा है अपने पास ये। अब इस वाली कंडीशन में ये तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो तो हो जाएगी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी,
और 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो हो जाएगी अपने पास फाइनल वेलोसिटी। तो a2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व करें अपन। v है अपने पास 19.6 माइनस u है 9.8 अपॉन टाइम इंटरवल है 2 से 1 सेकेंड, यानी कि इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा अपने पास 9.8 अपॉन 1 यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तक तो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है भाई। तीसरा टाइम इंटरवल 3 to 3 सेकेंड, ये आ जाएगा a3। अब a3 अपन को निकालना है, यानी कि 2 सेकेंड पे तो क्या हो जाएगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी और 3 सेकेंड पे जो दे रखा है वो हो जाएगी अपनी फाइनल वेलोसिटी। तो ये है 29.4 माइनस 19.6 अपॉन 3 माइनस 2, यानी कि 3 से 2 सेकंड के बीच अपन निकाल रहे हैं। तो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड ही है, फिर भी अपन लिख देते हैं। तो इसको माइनस करोगे 29.4 माइनस 19.6, तब भी कितना आएगा 9.8 अपॉन 1, यानी कि अभी भी एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्थ वाले केस में भी a4 3 to 4 सेकेंड। तो a4 इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 39.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 29.4 अपॉन टाइम इंटरवल 4 माइनस 3, यानी कि 1 सेकेंड। और इसको माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 9.8, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सबके अंदर a की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, तो देखने से ही पता चल रहा है भाई कांस्टेंट है, सब जगह कितना आ रहा है 9.8 आ रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है अपने आप, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर? तो ये एक्सेलरेशन तक पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।